तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ये तुगलक वंश स्टार्ट कर दिया था और गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने कवर कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक जो जौना खां के नाम से 1325 से 1351 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसने जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उसने कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई। उन्हीं के बारे में, जो उसने योजनाएं चलाई, उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो इस टॉपिक को ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो कैसे गद्दी पर बैठा और उसने कौन कौन सी योजनाएं चलाई और उनका क्या लाभ, वो सफल हुई या सफल नहीं हुई और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसीलिए क्यों उसे पागल सन की। और वो एक शिक्षित योग्य शासक था। जौना खां या मोहम्मद बिन तुगलक जिसे हम कहते हैं, वो एक शिक्षित योग्य और सबसे पढ़ा लिखा शासक था। वो सबसे पढ़ा लिखा शासक होते हुए भी उसे इतिहासकारों ने पागल सन की क्यों कहा और असफलताओं का बादशाह, धनवानों का राजकुमार जैसी उपाधियां क्यों दी। इस जो ये टॉपिक है, मतलब हम आज इस वीडियो में यही सब कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के से लेकर उसकी योजनाओं से होती है उसके सन की पागल और असफलताओं का बादशाह बनने तक का सफर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हम कर लें तो हमने कल की वीडियो में पढ़ लिया था कि मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था और यह 1325 में, यह 1325 से लेकर 1351 तक शासक रहा। ठीक है, और यह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला सबसे योग्य, शिक्षित और सफल शासक था। मतलब सबसे शिक्षित, योग्य कह लें, वो सबसे शासक था। इससे पढ़ा लिखा कोई आज तक शासक नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हम जब यह गद्दी पर बैठा तो इसने कुछ नई योजनाएं चलाई। तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने नवीन योजनाएं चलाई। जैसे उसकी योजनाओं का अगर बात कर लें, पहला मतलब अगर मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बात करें तो जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा तो उसने कुछ नवीन योजनाएं चलाई। तो देखिए, जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अलाउद्दीन खिलजी की तरह कुछ क्षेत्रों में जो उपज का 50% लगाया, लेकिन मतलब दो आप क्षेत्र आप जहां कह लें, जहां उपजाऊ भूमि थी, जहां ज्यादा उपज हुआ करती थी, उसे हम दो आप कर क्षेत्र कहते हैं। मतलब दो आप क्षेत्र कहते हैं। दो आप क्षेत्र का मतलब होता है उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र, जहां सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होती है, उसी को हम दो आप क्षेत्र कहते हैं। और ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दो आप क्षेत्र में कर वृद्धि फिर कर का उत्पादन का 50% कर दिया। मतलब आप लिख सकते हैं कि दो आप क्षेत्र या आप लिख सकते हैं कि दो आप क्षेत्र में कर में वृद्धि कर उत्पादन का 50% कर दिया गया। उत्पादन का 1/2% कर भाग या 1/2 भाग कर दिया गया। तो दो आप कर क्षेत्र में वृद्धि, तो दो आप क्षेत्र में कर में जो वृद्धि पहले थी उससे बढ़ाकर उत्पादन का 1/2 भाग कर दिया गया। किंतु जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दो आप कर में वृद्धि की तो वहां क्षेत्र में अकाल, सूखा, भूखमरी फैल गई। ध्यान दीजिएगा, अकाल, सूखा, भूखमरी फैल गई और यह योजना असफल हो गई। मतलब जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दो अब कर क्षेत्र में कर में वृद्धि की तो वहां जो था अकाल, सूखा और भूखमरी फैल गई, जिससे किसानों में असंतोष बढ़ा और विद्रोह होने लगे, जिससे विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक का काफी खजाना खाली हुआ और जो ये
योजना थी वो भी असफल हो गई। तो यह योजना अकाल के कारण, सूखा, अकाल, भूखमरी के कारण असफल हो गई। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि यह योजना, यहाँ लिखिए यह योजना अकाल, भूखमरी और सूखा के कारण असफल हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना क्या रही? असफल रही, और इसने इस योजना को वापस ले लिया। किसानों को ध्यान में रखते हुए इसने इस योजना को, जो दो आबकारी क्षेत्र में वृद्धि की थी, उसको वापस ले लिया और वहीं नॉर्मल टैक्स वसूलने लगा। लेकिन यह योजना असफल हो गई अकाल, सूखा के कारण। अब हम बढ़ लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के द्वितीय योजना की तरफ, जो उसके द्वितीय योजना था उसकी तरफ बढ़ लेते हैं। तो कृषि उन्नति का प्रयत्न, तो कृषि उन्नति के प्रयत्न के लिए एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, आप यहां लिख सकते हैं कि एमबीटी ने कृषि उन्नति के लिए दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। तो आप यहां लिख सकते हैं कि यह कृषि उन्नति का प्रयत्न जो है, इसकी दूसरी योजना थी। एमबीटी ने कृषि उन्नति के लिए दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की। इस जो कृषि विभाग दीवान ए कोही का कार्य होता था कि किसानों को बीज के लिए, कृषि के लिए, मतलब खेती करने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए ऋण उपलब्ध कराए, सोनधर ऋण व्यवस्था लागू करवाई। मतलब कि सोनधर ऋण योजना आप कह सकते हैं, तो उसने लागू करवाई। सोनधर ऋण योजना लागू करवाई और किसानों को ऋण दिया, किंतु जो एमबीटी के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, उनके भ्रष्टाचार के कारण और किसानों के ऋण न चुकाने के कारण, प्रशासनिक अधिकारियों को भ्रष्टाचार के कारण और किसान के द्वारा ऋण न चुकाए जाने के कारण यह योजना असफल हो गई। तो किसके कारण? प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण और किसानों के द्वारा ऋण न चुकाए जाने के कारण कृषि उन्नति की जो उसकी सोनधर ऋण योजना थी वो असफल हो गई। और इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक ने इस योजना को भी वापस ले लिया। तो इसकी योजना थी, तो यह योजना असफल रही। आप ये भी लिख सकते हैं कि यह योजना असफल रही। ठीक है, देखिए पहली उसकी योजना थी दो आबकारी क्षेत्र में वृद्धि, किंतु वो भी असफल रही। और एक अच्छा शासक होने के नाते उसने उस योजना को किसानों की दृष्टि से वापस ले लिया। और दूसरा थी कृषि उन्नति का प्रयत्न, लेकिन ये किसके कारण? मतलब प्रशासनिक अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण यह योजना असफल रही। और एक अच्छे शासक के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने, इस योजना को भी वापस ले लिया, जिससे इसे बहुत ही लॉस हुआ, इसके राजस्व में कमी आई। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी योजना के बारे में। तो इसकी जो तीसरी योजना थी, राजधानी परिवर्तन। अगर हम बात करें राजधानी परिवर्तन की, तो एमबीटी की उस समय जब 1325 में वह गद्दी पर बैठा, तो उस समय जो उसकी राजधानी थी, उसकी राजधानी पहले दिल्ली थी। राजधानी आप यहां लिख सकते हैं, राजधानी दिल्ली थी, किंतु उसने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट कर दी। दौलताबाद स्थानांतरित कर दिए। तो देखिए ऐसा क्यों किया गया था? राजधानी परिवर्तन वर्तमान में, मतलब उस समय जब वह गद्दी पर बैठा तो उसकी जो राजधानी थी, उसकी राजधानी दिल्ली थी, किंतु
उसने मंगोल आक्रमणों और जैसे उसका जो विस्तार है, उसके समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय उसका विस्तार दिल्ली मतलब दक्षिण भारत में फैल चुका था और उसके समय 23 सूबे थे। कितने सूबे थे? 23 सूबे थे और सबसे विशाल साम्राज्य एमबीटी का था। तो वह दिल्ली दौलताबाद में अपनी राजधानी कर पूरे मतलब दक्षिण भारत और उत्तर भारत को नियंत्रित करना चाहता था, क्योंकि जो दौलताबाद है वो केंद्र में पड़ता है। वहां से आप उत्तर भारत और वहां से दक्षिण भारत दोनों को स्थानांतरित मतलब दोनों को एक वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और दोनों ही मतलब की देख रेख की जा सकती है। और मंगोल आक्रमण, देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा खतरा हुआ करता था मंगोल आक्रमणकारी, जो दिल्ली में ज्यादा अटैक करते थे, क्योंकि दिल्ली वहां बहुत पास था, क्योंकि वो सिंध क्षेत्र से आया करते थे। और इसीलिए उसने मंगोल आक्रमण और जो प्रशासनिक व्यवस्था है को ध्यान में रखते हुए ऐसा निर्णय लिया था। मतलब ऐसा निर्णय लिया गया था क्योंकि वह दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। किंतु आम जनता थी वो अपना घर दिल्ली से छोड़कर दौलताबाद नहीं आना चाहती थी। आम जनता जो थी, देखिए आम जनता जो थी वो अपना घर, वो पहले दिल्ली में रहा करते थे। कहाँ रहा करते थे? दिल्ली में रहा करते थे। वहां से वो छोड़कर कहाँ दौलताबाद शिफ्ट नहीं होना चाहती थी, क्योंकि जो उसके संपत्ति थी सब दिल्ली पर थी और वो अचानक आकर दौलताबाद में तो नहीं बस सकते थे। इसी कारण जो आम जनता था उनका मतलब मन नहीं था, बहुत ही मन कैसो ही नहीं था, मन एक भी नहीं था कि वो दिल्ली से कहाँ आए, दौलताबाद आए। इसीलिए किसने? एमबीटी ने 14 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद? 14 वर्षों के बाद आम जनता को ध्यान में रखते हुए, देखिए आम जनता को ध्यान में रखते हुए उसने दिल्ली जाने के लिए पुनः अपनी जो राजधानी है उसने दिल्ली जाने के लिए पुनः स्थानांतरित कर दी। मतलब बोल दिए कि चलिए आप फिर से दिल्ली चलिए। मतलब आम जनता को ध्यान में रखते हुए उसने दिल्ली जाने की पुनः आज्ञा दे दी और फिर से यह योजना उसकी असफल हो गई। तो इस योजना के असफलता का कारण एमबीटी का दिमाग नहीं बल्कि आम जनता का असंतोष है। आम जनता का असंतोष है, जिसके कारण उसकी राजधानी परिवर्तन की जो योजना है वो असफल हो गई। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि यह योजना असफल हो गई। किसके कारण? आम जनता के असंतोष के कारण। तो यह योजना आप इसमें लिखेंगे कि आम जनता और अमीर वर्ग के असंतोष के कारण, आम जनता और अमीर वर्ग तो समझते हैं ना, जो उच्च पद पर रहते थे। अमीर वर्ग के असंतोष के कारण आम जनता और अमीर वर्ग के असंतोष के कारण यह एमबीटी की यह योजना असफल हो गई। राजस्व को काफी, तो राजधानी परिवर्तन भी योजना असफल हो गई। किसके कारण? आम जनता और अमीर वर्ग के असंतोष के कारण, ना कि एमबीटी के सुझाव के कारण, ना कि एमबीटी के अपनी क्षमता के कारण। इसका कारण अमीर वर्ग और आम जनता का असंतोष था। अब मोहम्मद बिन तुगलक इतने में नहीं रहा, बात इतने में खत्म हो जाती तो अच्छा था, बात इतने में ही खत्म हो जाती तो अच्छा था, पर यह हो न सका और मोहम्मद बिन तुगलक ने अगली योजना फिर से चला दी। तो अब अगली योजना क्या थी? उसकी जो अगली योजना थी वो देखिए, ये बंदा इतनी घाटा सहने के बावजूद भी, देखिए इतने घाटा सहने के बावजूद भी वो दिल से नहीं हारा। मतलब उसका जो दिल है वो कमजोर नहीं हुआ और वह प्रयोग पे प्रयोग, नए प्रयोग पर करता रहा। वह कितना साहसी था, कितना घाटा सहने के बाद भी लगातार वो दूसरों के हित में सोचता रहा, पर उसकी किस्मत ने उसका कभी साथ नहीं दिया। अब हम बात कर लेते हैं एमबीटी की चौथी योजना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के रूप में किया था। तो चौथी योजना थी उसकी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के रूप में देखिए एमबीटी ने एक नया प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के रूप में किया।
मतलब उसने सांकेतिक मुद्रा, जैसे अभी वर्तमान में नोट चलती है ना, उसका अगर बात किया जाए तो उसकी जो बाहरी कीमत है वो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर ये नोट बंद हो जाती है तो अगर हम उसे कबाड़ पर बेचें तो उसकी जो कीमत है वो ना के बराबर है। इसीलिए उसे हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, जो एक पेपर पर अंकित कर उसे हम चला सकते हैं, उसे उतने के बराबर मान सकते हैं। किंतु जो चांदी और सोने के सिक्के होते थे वो अभी भी बंद हो गए हैं, लेकिन अगर उनकी अब मार्केट प्राइस देखें, मार्केट वैल्यू देखें तो उनकी मार्केट वैल्यू हाई होती है। इसीलिए मतलब कि जो सांकेतिक मुद्रा है, ये सांकेतिक मुद्रा आज के जो अभी नोट चल रहे हैं, जैसे 10, 20, 100 जो 2000 के जो नोट हैं वो जो चल रहे हैं उसी का ही सांकेतिक मुद्रा, ये भी सांकेतिक मुद्रा है। और जो एमबीटी ने चलाई थी ये भी सांकेतिक मुद्रा थी। तो एमबीटी ने कौन सी सांकेतिक मुद्रा चलाई है वो भी हम जान लेते हैं, उसने दोकनी नाम की चलाई थी। तो एमबीटी ने एक नया प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के रूप में किया, और ऐसा निर्णय आप यहां लिख सकते हैं कि ऐसा निर्णय विश्व स्तर में, ऐसा निर्णय विश्व स्तर में चांदी की कमी को देखते हुए किया गया था, कमी को देखते हुए किया गया था। तो आप यहां लिख सकते हैं कि एमबीटी ने तांबे व पीतल के नए सिक्के दोकनी चलाएं। क्या चलाएं? दोकनी चलाएं, जिसकी कीमत चांदी के बराबर थी, किंतु जाली मुद्रा के नियंत्रण ना कर पाने के कारण यह योजना असफल हो गई। देखिए इसकी यह योजना भी असफल हो गई, इसीलिए इसे असफलता का बादशाह कहा जाता है। देखिए, किंतु जाली मुद्रा के नियंत्रण ना कर पाने के कारण यह योजना असफल हो गई। अब हम इसे समझ लेते हैं। देखिए, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्या है, तो विश्व स्तर में चांदी की कमी को देखते हुए, मतलब विश्व स्तर में चांदी की जो है कमी बहुत हो रही थी, इसीलिए एमबीटी ने एक नया प्रयोग सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन के रूप में किया, और ऐसा निर्णय विश्व स्तर में चांदी की कमी को देखते हुए किया गया था। किंतु और उसने क्या चलाया, देखिए, पीतल और तांबे के नए सिक्के दोकनी चलाएं, जिसकी कीमत उसने चांदी के बराबर रखी। जैसे आज हम एक नोट पर, एक कागज पर 10 रुपए या 20 रुपए नोट लिख देते हैं, किंतु उसकी जो कीमत होती है 10 रुपए के बराबर, 20 रुपए के बराबर, 2000 के बराबर कर देते हैं। उसी प्रकार एमबीटी ने तांबे व पीतल के, क्या, तांबे व पीतल के नए सिक्के दोकनी चलाए। आप ये अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर ये आ जाए कि दोकनी मुद्रा किसने चलाई, तो दोकनी मुद्रा किसने चलाई, एमबीटी ने चलाई, जिसकी कीमत चांदी के बराबर होती थी। किंतु जो ये दोकनी मुद्रा थी, इस पे कोई टकसाल, मतलब जो शाही सील थी, शाही राज्य की जो सील हुआ करती थी वो नहीं लगी, मोहर जिसे आप मोहर कहते हैं, उसमें नहीं लगी थी, ना कुछ नाम था। मतलब सिर्फ साधारण और अच्छे कारीगरों द्वारा उचित किया गया था, किंतु इसका जो नक्शा था, मतलब अगर कह सकते हैं सील या मुहर नहीं लगी होती थी राज्य परिवार की, जिससे यह पहचाना जा सके कि यह मुद्रा असली है या नकली। इसीलिए बाजार में कई टकसालें खुल गई और नकली मुद्रा का प्रचलन होने लगा। और जो राजस्व जो कर होता था, टैक्स होता था, जिसे वसूला करते थे, इन्हीं नकली मुद्राओं के द्वारा टैक्स भरा जाने लगा, जिससे एमबीटी को काफी नुकसान हुआ। और उसने 3 साल बाद इस मुद्रा को बंद कर दिया और सभी को दोकनी के बदले चांदी बराबर सभी को बांट दिए। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी कि अगर आप 500 के नोट देंगे तो नया आप 500 का नोट लेंगे, उसी प्रकार आप पुराने सिक्के देकर नए सिक्के ले लीजिए। तो इससे जाली सिक्के थे वो भी बदले गए और
एमबीटी को काफ़ी नुकसान हुआ, जिससे राजस्व में काफ़ी कमी आई। फिर भी ये बंदा असफलताओं से नहीं घबराया और नए नए प्रयोग करते रहा। अब हम इसके जो नया प्रयोग है उसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो अगली योजना थी वह क्या थी। एमबीटी की जो नेक्स्ट योजना है वह है 5वीं, जिसे हम खुरासान अभियान कहते हैं। तो 5वीं योजना है खुरासान अभियान एमबीटी की 5वीं योजना है। तो अब देखिए मध्य एशिया में हुए, ये आप यहां लिख सकते हैं कि मध्य एशिया में राजनैतिक परिवर्तन शून्य होने की दशा में ऐसा किया गया था। यह अभियान होने की दशा में, देखिए इसके लिए इसने 1,70,000 की सेना भर्ती की। इस अभियान के लिए 1,70,000 सेना की भर्ती की। एमबीटी ने इस अभियान के लिए 1,70,000 सेना की भर्ती की। देखिए मध्य एशिया में राजनीतिक जो शून्य है वो, मतलब राजनीतिक जो परिवर्तन है वो शून्य हो गया था। वहाँ की जो कोई उत्तराधिकारी नहीं थे और मतलब वहाँ कोई अच्छा शासक नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं थी। इसलिए एमबीटी ने सोचा, एमबीटी के मुंह में पानी आया, उसने सोचा कि जो मध्य एशिया है उस पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं, इसलिए हम उस पर कब्जा कर सकते हैं। इसके लिए उसने खुरासान अभियान के लिए 1,70,000 की सेना संगठित की। किंतु और उन्हें ध्यान दीजिएगा, 1,70,000 की सेना गठित की और उन्हें तो वेतन दिया, साथ में 1 साल का अग्रिम वेतन दे दिया, मतलब 1 साल एडवांस वेतन दे दिया। और जैसे ही उसने 1 साल एडवांस वेतन दिया, फिर उसको खबर आती है, कहां से, बाहर से एक गुप्तचर दौड़ा आया और बोला, हुजूर मध्य एशिया का जो राजनीतिक परिवर्तन है आपसे मिलना चाहते हैं, मतलब मध्य एशिया के जो शासक है आपसे मिलना चाहते हैं। तो मध्य एशिया में कुछ समय बाद मध्य एशिया में हुए राजनीतिक समझौते के, मतलब परिवर्तन के कारण दोनों देशों के मध्य समझौता हो गया, जिससे यह योजना असफल हो गई। कि और देखिए अब यहीं बात खत्म नहीं होती। देखिए अब यह योजना असफल हो गई। अब ये बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक ने 1,70,000 की सेना किस लिए भर्ती की थी? 1,70,000 की सेना किस लिए भर्ती की थी? खुरासान अभियान के लिए। इनको अग्रिम वेतन दे दिया, अग्रिम मतलब एडवांस वेतन दे दिया, अग्रिम वेतन मिल गया इनको। किंतु अब इस सेना तो तो मतलब अब जो सेना है वो थोड़ी सी तो नहीं थी कि इसे सेना मतलब मोहम्मद बिन तुगलक भर सके। इसीलिए उसने इतनी बड़ी सेना का बहुत लंबे समय तक निर्वाह नहीं कर सका और उसने सेना को भंग कर दिया। मतलब कि उसने सेना को भंग कर दिया, जो सेना थी सेना भंग कर दिया, जिससे सैनिकों में असंतोष बढ़ गया और ये राजनीतिक परिवर्तन के कारण ये योजना सफल हो गई। तो आप इसमें यह लिख सकते हैं कि यह योजना राजनैतिक परिवर्तन के कारण असफल हो गई। अब तो यह योजना भी असफल हो गई, मतलब कि अभी तक कितनी योजनाएं हमने पढ़ी? 5 योजनाएं पढ़ी और 5 योजनाएं एमबीटी की असफल हो गई। फिर भी यह बंदा नहीं हारा और इसने नेक्स्ट अभियान कर डाला और हम इसकी बात करने वाले हैं नेक्स्ट अभियान की, कराचिल अभियान। कौन सा अभियान? कराचिल अभियान। और 6वां है कराचिल अभियान। अगर बात करें कराचिल की, तो जो कराचिल है हिमाचल प्रदेश के कुमायूं पहाड़ी पर पड़ता है और इसमें वहां राजनीतिक परिवर्तन जो शून्य था, इसके मतलब कराचिल अभियान के लिए उसने मलिक जो खुसरो था उसके नेतृत्व में 1.5 लाख की सेना भेजी। 3 लगभग इतनी ही भेजी थी, तो 1.5 लाख की सेना भेजी और उन्होंने कराचिल अभियान को तो विजित तो कर लिया, किंतु सामने मतलब पास ही में तिब्बत पड़ता है और देखिए जो मलिक खुसरो था उसने तिब्बत, कहाँ?
तिब्बत में को आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेज दिया। एमबीटी का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि एमबीटी ने सिर्फ कराची अभियान के लिए सेना भेजी थी, ना कि तिब्बत अभियान के लिए। इन्होंने कराची अभियान को विजित करने के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए कूच गए। और जैसे ही उन्होंने तिब्बत की ओर बढ़ा तो वो एक विशाल जंगल में भटक गए और वहां से तूफान आया, वहां से भटक गए। तूफान में वो विशाल जंगल में भटक गए और मर गए। कहा जाता है कि 1.5 लाख की सेना में केवल 3 अधिकारी, 1.5 लाख की सेना में उसके केवल 3 अधिकारी ही वापस लौटे। इस प्रकार एमबीटी को सैन्य और धन की हानि हुई। इस प्रकार एमबीटी को इस योजना से सैन्य और धन की हानि हुई और यह योजना असफल हो गई। तो आप इसमें यह लिख सकते हैं कि अमीर, इसमें लिख सकते हैं खुसरो मलिक के कारण यह योजना असफल हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एमबीटी की नेक्स्ट योजना, दक्षिण भारत की योजना, दक्षिण भारत का अभियान। तो एमबीटी ने सुदूर दक्षिण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। एमबीटी ने सुदूर दक्षिण भारत पर अपना अधिकार कर लिया था। होयसल, पांड्य, काम्पिल, जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों पर उसने अपना अधिकार कर उन पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने की कोशिश की। किंतु अब ये बताइए, भाषा बोली का भेदभाव है। जैसे उत्तर भारत में दूसरी भाषा बोली जाती है, दक्षिण भाषा में दूसरी भाषा बोली जाती है। भाषा के आदान प्रदान में मतलब भाषा को समझने में दिक्कत आती है। और उस समय इतना यातायात की सुविधा नहीं थी, मतलब आवागमन में बहुत देरी लगती, कम से कम 2-2 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन, 25-25 दिन, महीनों भर लग जाया करते थे। और इस प्रकार वहां से प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना बहुत ही हानिकारक हुआ, बहुत ही नुकसानदायक हुआ, जिससे एमबीटी जैसे ही दक्षिण भारत विजित करके दिल्ली को लौटता वैसे ही दक्षिण भारत में विद्रोह होने लगते। कहा जाता है कि सबसे अधिक विद्रोह दक्षिण भारत में या सबसे अधिक विद्रोह एमबीटी के समय ही हुए। और अकेले 22 जो विद्रोह हुए हैं, 22 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए, अकेले 22 विद्रोह दक्षिण भारत में हुए। और इसी कारण मतलब उसकी जो अनैतिक सोच के कारण यह और आवागमन साधन मतलब यातायात के जो साधन थे और भाषा का आदान प्रदान था, उसी के कारण जो यह योजना असफल हो गई। तो उसकी जो दक्षिण भारत की योजना थी, यह योजना भी असफल हो गई। तो यह योजना असफल हो गई। अब हम एमबीटी की समीक्षा कर लेते हैं, मतलब कि आप इसे समीक्षा कर लेते हैं कि आखिर इसे सन की पागल क्यों कहा जाता है। देखिए, कुछ इतिहासकार, अगर हम इसकी समीक्षा करें तो कुछ इतिहासकार इसे सन की पागल बोलते हैं। तो इसका कारण क्या था, आप इसकी समीक्षा कर सकते हैं कि इन असफल योजनाओं के कारण इतिहासकारों का कुछ दल इसे सन की पागल कहता है या फिर मानता है। किंतु सत्य तो यह है, किंतु सुल्तान की इन असफल योजनाओं के पीछे, इन असफल योजनाओं का कारण सुल्तान की अव्यावहारिक व सन की सोच नहीं
इन असफल योजनाओं के कारण इतिहासकारों का कुछ दल इसे सन की पागल कहता है, किंतु सुल्तान की इन असफल योजनाओं का कारण सुल्तान की अव्यवहारिक व सन की सोच नहीं बल्कि कुछ अन्य ही कारण थे। बल्कि कुछ अन्य ही कारण थे, कुछ अन्य ही कारण थे। जैसे आप यहां लिख सकते हैं, जैसे देखिए उसका जो पहला क्षेत्र था दो आबकर क्षेत्र में वृद्धि, उसमें हमने बताया कि दो आबकर क्षेत्र में जो वृद्धि हुई उसका जो योजना जो असफल हुई उसका कारण उसमें सूखा अकाल पड़ जाना था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक की सन की सोच, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक की सन की सोच। इसका एक पहल पॉइंट मिल गया कि आप ये लिख सकते हैं, इसमें आप यह लिख सकते हैं कि जो दो आबकार क्षेत्र में वृद्धि हुई, दो आबकार क्षेत्र में वृद्धि की जो योजना असफल हुई उसका कारण, उसका जो कारण था, आप इसमें यह लिख सकते हैं। देखिए जैसे आप इसमें यह लिख सकते हैं, जैसे दो आबकार क्षेत्र अकाल सूखा के कारण असफल रही। ठीक है, आप यहाँ राजधानी परिवर्तन में लिख सकते हैं, राजधानी परिवर्तन में आप लिख सकते हैं कि किसके कारण, आम जनता के असंतोष के कारण, आम जनता के असंतोष के कारण। अगर आप इस पर लिखना चाहते हैं सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की जो योजना थी, तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन में नकली मुद्रा नियंत्रित न कर पाने के कारण आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि अगर आप जैसे दो आबकर में अकाल सूखा के कारण, राजधानी परिवर्तन आम जनता के संतोष के कारण, और जो सोनधर ऋण व्यवस्था है, सोनधर ऋण, तो ये भ्रष्टाचार के कारण। तो इस प्रकार अगर आप कराची अभियान की बात करें तो किसने, सेनापति के कारण, सैन्य अभियान के कारण, तो आप यहां लिख सकते हैं कराची अभियान की बात करें तो कराची अभियान अगर लिखें तो खुसरो मलिक के कारण, यहाँ सैन्य के कारण, सैन्य विभाग के कारण। आप निष्कर्ष में यह लिख सकते हैं, निष्कर्ष की बात करें तो आप यह लिख सकते हैं कि जो परियोजनाएं हैं, परियोजनाएं इसलिए असफल हुई, मतलब जो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि परियोजनाएं इसलिए असफल हुई जो वे सही समय पर सही मार्गदर्शन में व योग्य व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित न हो सकी। जहां तक सुल्तान के सन की व पागलपन के होने की बात है, वह बिल्कुल निराधार है। क्या है? निराधार है।
किंतु जहां तक सुल्तान के सनकी व पागल होने की बात है वह बिल्कुल निराधार है, क्योंकि 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 यदि सुल्तान सनकी व पागल होता तो वह, है ना, होता तो वह, है ना, तो वह इन योजनाओं को लागू ना करता और आम जनता के सुख के लिए इन्हें वापस ना लेता, इन्हें वापस ना लेता। तो अगर आप निष्कर्ष में लिखेंगे तो आप निष्कर्ष में यह लिख सकते हैं कि निष्कर्ष यह है कि परियोजनाएं असफल हुई क्योंकि वह सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा सही रूप से संगठित और व्यवस्थित ना हो सकी, इसलिए वह योजनाएं असफल हुई। इन असफल योजनाओं में सुल्तान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि यदि सुल्तान सनकी और पागल होता तो ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं ना बनाता। अगर बनाता भी तो उन्हें आम जनता के सुख का ख्याल ना कर उन्हें वापस ना लेता। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सुल्तान है उसके पागलपन व सनकी होना बिल्कुल निराधार है। तो इस प्रकार एमबीटी की समीक्षा हुई। यदि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हमारी जो जीके ट्रिक है उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। और जल्दी से जल्द सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे जो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, जिससे हम अपनी जो लाइव क्लास शुरू कर सकें, उसे शुरू कर सके। धन्यवाद, मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, अंत तक देखना जरूर इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।